तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि सारांश कैसे लिखें किसी भी गद्य की स्टोरी का या यात्रा वृत्तांत का या कथा का। उसका सारांश अपने शब्दों में कैसे लिखें, ये आज हम सीखेंगे। बहुत बारीकी से समझाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ठीक से समझ आ सके, क्योंकि यही वो मेरे अपने अनुभव के आधार पर है। क्योंकि पहले मैं भी सारांश नहीं लिख पाती थी अपने शब्दों में। जब मैंने अपने सारांश लिखना सीखा तो बस वही अनुभव मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सारांश इतनी बड़ी स्टोरी को कुछ शब्दों में, यानी कि 50-60 शब्दों में कैसे लिखें, ये आप ध्यान से देखें, समझ कर देखें कि किस तरह से इसके पॉइंट्स को नोट करना है। आज मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पूरी स्टोरी के मिलाकर सबसे पहले हमने पॉइंट्स लिख लेने हैं ताकि हमें लिखने का, सारांश का जो ये मैटर मिल सके कि हमें कहाँ पर कितना लिखना है। तो इस तरह से हमने ये कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि मैं नई नई तरकीब के साथ, कोई ना कोई ट्रिक के साथ आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपके भी नंबर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 90+ आ सकते हैं, जैसा कि बाकी बच्चों के आए हैं अब तक। तो ध्यान से सुने आज का वीडियो अरुणा कालिया के साथ। आज का वीडियो मैं लाई हूँ साना साना हाथ जोड़ी का सारांश हम अपने शब्दों में कैसे लिखें। सबसे पहले उसमें दिया हुआ है साना साना हाथ जोड़ी। जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो साना साना हाथ जोड़ी का मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। तो उस प्रार्थना के बारे में देखना कि वो क्या है। सबसे पहले वो एक प्रार्थना है ना। इसके बारे में हमने लिख लिया कि ये साना साना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है, जो कि एक नेपाली लड़की के मुख से लेखिका ने सुनी थी और उन्हें ये बहुत अच्छी लगी। तो वो भी जहाँ भी कोई डिफिकल्ट मोड़ आता था तो वो भी इस प्रार्थना को बोलने लगती थी। अब उसका अर्थ भी लिख सकते हैं कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु हमरो जीवन तिम्रो को शैली, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य अच्छाइयों को समर्पित हो, जिसका अर्थ है। तो ये प्रार्थना लेखिका को बहुत पसंद आती है, इसलिए वो भी हर समय बार बार वो उस प्रार्थना को दोहराती हैं। तो पहले तो हमने परिचय देना है कि वो प्रार्थना क्या है। दूसरा, इसकी लेखिका का नाम मधु कांकरिया है, ये हमें उसमें लिखना है। प्रसंग में सारांश का जो प्रसंग होता है वो अलग से नहीं लिखना है, लेकिन शुरू की 2 लाइंस में हम लेखिका के बारे में भी लिखेंगे कि साना साना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है जिसकी लेखिका, और साथ में यह एक यात्रा वृत्तांत है, एक प्रार्थना है, और ये जो पाठ का नाम है ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये एक यात्रा वृत्तांत है और यात्रा करते समय जहां भी कठिन मार्ग आता है वो लेखिका उसे उस प्रार्थना को बोलती है। इस लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। बस 2 लाइनों में इतना लिखना। उसके बाद अब हम उस पाठ के बारे में बताएंगे। गंगटोक शहर की झिलमिलाती सुंदरता के बारे में अब नेक्स्ट लाइन होगी कि जब लेखिका यात्रा शुरू कर देती है तो वहां पर रास्ते में उनको गंगटोक की सुंदरता इतनी अच्छी लगती, जैसे कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आकाश को देख रहे हों और आकाश नीचे की तरफ है और उसमें झिलमिलाते तारे हों। इतनी सुंदर उसकी सुंदरता लगती है, क्योंकि उस समय रात का समय था। रात के समय सबके घरों में लाइट जली हुई थी और वो तारों की तरह वो जो रोशनी है वो चमक रही थी। अब दूसरी बात कैसे लिखेंगे। तीसरी बात तो ये हो गई झिलमिलाती सुंदरता। चौथे नंबर पे शहर के बारे में विस्तार से बताने वाला गाइड ही लेखिका की गाड़ी का वाहक भी था, यानी ड्राइवर भी था। तो वो गाइड भी था, साथ साथ गाड़ी चलाता हुआ साथ साथ बताता भी जा रहा था कि वो क्या है। और ये जो गाइड है उसका नाम था जितेन नार्गे। इसका नाम था जितेन नार्गे। ये भी आप इसका जिक्र करेंगे जब आप गाइड के बारे में बताएंगे। गाइड का नाम जितेन नार्गे था। अब पांचवा पॉइंट हमारे सामने ये आ रहा है कि युमथांग की यात्रा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अब जब
गंगटोक से वो उन्होंने युमथांग के लिए बढ़ना था। युमथांग की यात्रा करते समय उन्होंने हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को देखना था, समझना था। तो जो लेखिका है वो वहाँ की बर्फ को देखना चाहती थी, वहाँ की पहाड़ियों में जमी हुई बर्फ देखना चाहती थी, इसलिए जल्दी से वहाँ आकर गैलरी में आकर देखना चाहती, लेकिन वहाँ बर्फ थी ही नहीं, क्योंकि लोगों का आना जाना इतना ज्यादा उस तरफ बढ़ गया था कि जिसकी वजह से बर्फ जो है पिघल जाती है, वहां रुकती नहीं, वहां यानी कि गर्मी की वजह से, लोगों की वजह से वहां पे गर्मी होने लगी थी, और गर्मी होने की वजह से वहां पे स्नोफॉल कम हो गई थी। तो इसलिए लेखिका को वहां पे हिमालय की तीसरी चोटी कंचनजंगा पर बर्फ नहीं दिखाई दी। अब गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। गंगटोक एक ऐसा शब्द है जिसे वहां के लोग गंगटोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगटोक भी बोलते हैं वहां के लोग। ये यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि याद रहे, गंगटोक। वहां के लोग गंगटोक को गंगटोक भी बोलते थे। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। हिमालय की घाटियां और फूलों से भरी हुई वादियां थीं। जब हिमालय की तरफ बढ़े तो वो वहां पे बर्फ तो मिली नहीं, लेकिन वहां की वादियां जो थी वो बर्फ की, वो फूलों से इतनी लदी पड़ी थी कि लेखिका के माइंड में, जैसे कि हम टीवी चला रहे होते तो एकदम से चैनल चेंज करते तो कुछ और ही दिखने लग जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में बर्फ की पिक्चर चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने फूलों की घाटियां, फूलों से लदी हुई घाटियां देखी तो एकदम से उनका मन बदल गया, और उसमें वो इतनी खुश हुई, जैसे चीख सी पड़ी, अरे वाह, इतनी सुंदर घाटियां, इतने सुंदर पुष्प। तो पुष्पों की सुंदरता को देखकर वो उसमें खोने लगी और वो प्रसन्न होने लगी। अब जो 8वां पॉइंट है, कवि लॉन्ग स्टॉक गाइड की शूटिंग वाला स्थान भी दिखाते हैं, जहां पर गाइड, एक मूवी बनी थी जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी, उस स्थान को भी दिखाया था गाइड ने, जिसे उन्होंने उतरकर उसे देखा था। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से पॉइंट्स हम दे सकते हैं। इसके पॉइंट दिए हैं कि एक कतार में लगी सफेद पताकाएं होती हैं वहां पर, और सफेद पताकाएं इस बात का प्रतीक होती हैं कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो गई है, और इस शोक में 108 पताकाएं लगाई जाती हैं। 108 जो कि लगी रहती है, उसे उतारा नहीं जाता। एक ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने और आगे देखा कि रंगीन पताकाएं भी लगी हुई थी। तब उनके गाइड जितेन नार्गे ने बताया कि जब कोई नया कार्य या शुभ कार्य लगाया जाता है तब ये रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं शुभ कार्य के आरंभ में। ठीक है, तो ये एक वहां की प्रथा है सिक्किम की कि सफेद पताकाएं तब लगती हैं जब कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, तब 108 पताकाएं एक कतार में लगाई जाती हैं। और आगे रंगीन पताकाओं को देखते हुए भी गाइड ने बताया कि ये शुभ कार्य शुरू करना हो, आरंभ करना हो, तब रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। फिर आगे उनको घूमता चक्र दिखता है, तो घूमता चक्र को देखकर गाइड बताते हैं जिसके घुमाने से चक्र घूम जाता है तो वो भाग्यशाली माना जाता है। तब वो जो लेखिका है वो उनको लगता है कि जिस तरह से भारत में अंधविश्वास और की मान्यताएं हैं, इसी तरह से हर जगह पर, हर स्थानों पर अंधविश्वास या फिर मतभेद हैं, की धारणाएं सब जगह होती हैं। यानी अंधविश्वास की धारणाएं सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी मानी जाती हैं। अब आगे देखते हैं, हिमालय के नजदीक पहुंचकर मेरे नागपति मेरे विशाल सलामी देना। जैसे जैसे हिमालय के नजदीक जाते रहते हैं, पहुंचते हैं, तो हिमालय और भी बड़ा नजर आता है, और जब बहुत नजदीक पहुंचते हैं तो जो लेखिका है वो इस तरह से सलामी देती है, मेरे नागपति मेरे विशाल कह के सलामी देती है। और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखकर लेखिका का मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। साथ में थोड़ी दूरी पर तीस्ता नदी का प्रवाह देखकर भी
लेखिका का मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। पहाड़ों की सुंदरता में लेखिका का खो जाना इस बात का प्रतीक है कि उसको प्रकृति से कितना प्रेम है, कि जहाँ भी प्राकृतिक चित्रण देखती है वो गाड़ी रोककर वहाँ पे रुकते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर आनंद लेते हैं दृश्यों का और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से देखिए स्थानीय लोगों का कठिनाई से भरा जीवन। अब वहाँ पर लेखिका को जब पता चलता है कि वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो जो औरतें हैं वो बच्चों को पीठ पर लाद कर और पत्थर कूटते हैं, जो हिमालय की कंदराओं को काटने का जो रास्ता बनाया जाता है वो वहाँ के स्थानीय लोग खुद अपने हाथों से पत्थर तोड़ते हैं और कठिन रास्ते जो मार्ग है उनको चौड़ा बनाते हैं, किस तरह से कठिन कार्य करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोगों का कठिनाई से भरा जीवन देखकर मन विचलित होता है। स्कूल से लौटते बच्चे देखकर गाइड बताते हैं कि जो स्कूल से बच्चे लौटते हैं तब वो लौटकर अपनी माताओं के साथ कार्य करवाते हैं, यानी हाथ बटाते हैं। तो बच्चे भी जो है नाजुक नहीं, वहाँ वो कोमल नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो कठिन कार्य करते हैं। पत्थर कूटना, ऊंचाइयों पर चढ़ना, लकड़ी के गट्ठर लेकर चढ़ना और उतरना, इस तरह से उनका जीवन जो वहाँ पर कोई भी नाजुक नहीं है, यानी सभी स्ट्रांग हैं और फिट रहने वाले लोग हैं। तो तीस्ता नदी किनारे लायुंग में ठहरना। अब वहाँ तीस्ता नदी तो काफी लंबी साथ साथ जैसे चल रही है, वहां पर एक लायुंग जगह आती है जहां पर बैठकर वो नदी का प्रवाह देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाते हैं। और इस तरह से वहां पर एक कटाव जगह है, एक स्थान है जहां पर गाइड ने बताया था कि कटाव में आपको बर्फ भी मिलेगी, स्नोफॉल मिलेगी। तो वहां पर स्नोफॉल को देखकर जो लेखिका जैसे किलकारी सी निकल जाती है, स्नोफॉल को देखकर चलना चाहती है, लेकिन उसके पास शूज नहीं होते बर्फ पर चलने वाले, इसलिए वो दूर से ही बर्फ का आनंद लेती है और उस पर चल नहीं पाती, जिस बात का उसे अफसोस है। अब वहाँ कटाव पर स्नोफॉल स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है। जब वहाँ का जो गाइड है वो कहता है कि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि वो इतना सुंदर दिखता है। सिक्किम का इंडियन हूँ, वहां पर एक सिक्किमी लड़की को देखकर लेखिका पूछती है कि तुम क्या सिक्किम की हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता है, सिक्किम वाले हैं उनको अपने आप को इंडियन कहना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत खुश है इस बात से कि वो इंडियन है। तो इस तरह से उनकी यात्रा इस तरह से आगे चलती है, दृश्यों को देखते हुए, साथ साथ वहाँ की परंपरा को देखते हुए, वहाँ के लोगों को के रहन सहन को देखते हुए। कहीं पर वो बहुत प्रफुल्लित मन होता है, कहीं पर दुखी भी होता है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव के वातावरण से निकलते हुए उनकी यात्रा ये पूरी होती है। इस तरह से यात्रा वृत्तांत का सारांश हम इस तरह से लिख सकते हैं, को अपने शब्दों में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, इस तरह से इनके पॉइंट्स को समझकर। तो आप भी इन पॉइंट्स को नोट कर लें, भले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी कॉपी में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसका सारांश लिख सकते हैं। सारांश आपका 60 से 70 शब्दों का भी हो सकता है, या इससे अधिक भी हो सकता है, या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, यानी कि एक अनुच्छेद की तरह आपने इसको लेना है, अनुच्छेद की तरह इसको आपने लेना है, कहानी की तरह सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लघु कथा के रूप में आप इसको सारांश को लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, सारांश कैसे लिखें। आपने ध्यान से सुना, समझा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, फिर से नया टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।